अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास। आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी। इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी को स्टडी किया था। वेस्पर थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, जिसकी वजह से हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पेश आई जिसको वीबीटी कहा जाता है। वीबीटी बेसिकली इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वी से वैलेंस, बी से बॉन्ड एंड टी से थ्योरी। मतलब ये हुआ कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, इसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमेशा जब भी बॉन्ड बनेगा कहीं भी किसी भी दो एटम्स के दरमियान, वहाँ पे वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे और उनमें से वो ऑर्बिटल्स जो बेसिकली हाफ फील्ड होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें इस वीबीटी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। एटम्स अपने अपने ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फील्ड होते हैं उनको ओवरलैप कराते हैं, जिसकी वजह से आगे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। अब इसमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन है कि इस थ्योरी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और फिर बाद में इसके जो हैं कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वीबीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंडन। हिटलर एंड लंडन ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम हिटलर था और दूसरे का नाम लंडन था। इन दो साइंटिस्ट ने जो है 1927 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद इसी थ्योरी को मज़ीद मॉडिफाई किया गया, एक्सटेंड किया गया बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने इस थ्योरी को मज़ीद मॉडिफाई किया और इसको अदर कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई किया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये थ्योरी किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है। ये थ्योरी हमें बता सकती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, के बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होगा, बॉन्ड एनर्जीज़ के किस बॉन्ड की एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, कि किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जहाँ पे एनर्जी कम लगानी पड़ती है वो वाला बॉन्ड वीक होता है। इसी तरह बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इसने हमें बताना है और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के भी बताना है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो लीनियर है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल एंड सो ऑन। इसका भी हमें इस थ्योरी से कंसेप्ट मिलता है। अब इसमें इसके पासुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि ये जो थ्योरी है, क्योंकि हमने नाम दिया था इसको एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, तो एटॉमिक एटम का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और ऐसा बॉन्ड जहाँ पे एटम्स इन्वॉल्व हों, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उस बॉन्ड को वैसे हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम ही देते हैं। तो यहाँ पे भी इस वजह से इसी बेस पर भी इसको जो है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स जो बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स में किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, जिनमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के थ्रू देखा जाए तो हमारे पास टू एटम्स डेफिनेटली, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा के बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं। तो टू एटम्स जिनके वैलेंस शेल्स, और वैलेंस शेल्स भी उसके लिए भी कंडीशन है कि उनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर वैलेंस शेल एटम का जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं है तब भी आगे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखें कि टू एटम्स, दोनों एटम के लिए कंडीशन है कि दोनों एटम जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उनके वैलेंस शेल के लिए कंडीशन है कि वैलेंस शेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए और वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग से जो आगे रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा और जिससे जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसेप्ट लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया गया शेल का और दूसरा ऑर्बिटल का लफ्ज़ यूज़ किया गया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं शेल, दूसरा हम यूज़ करते हैं सब शेल और तीसरा हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑर्बिटल। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। शेल मेन पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। शेल का एक दूसरा नाम, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं शेल को, ठीक है। शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है, ऑर्बिटल डिफरेंट है। अब शेल के अंदर जो है स्मॉल पाथ होते हैं जिनको हम सब शेल्स का नाम देते हैं, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारा जो पॉइंट है जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो ऑर्बिटल के ऊपर हमने स्टडी करनी है, क्योंकि ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑर्बिटल्स की मदद से ही होता है। अब ऑर्बिटल्स को अगर देखें तो ऑर्बिटल जो है इसमें
मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना एक ऑर्बिटल के अंदर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है। सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, s p d f इनको सबशेल्स कहा जाता है, जिनमें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 10 एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम शेल की बात करें तो शेल हमारे पास डिफरेंट होते हैं, k l m n, और इनको भी हम जो है इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स अगर डिस्कस करें कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n², इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। n का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स, तो आप जिस भी शेल की बात कर रहे हैं तो उसको n की जगह पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल जो भी हो, जिस भी शेल का हो, जिस भी सब शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स हों, तो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमने बात की कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल, इनको अगर चेक करें तो फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये फुली फील्ड है। अगर किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको हम नाम देते हैं हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब देखिए इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको मैंने इस तरह से शो किया है, गौर से देखना है इस चीज़ को कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैंने ऐसे शो किया है, ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इनकी डायरेक्शन सेम होती है, जब ये मूव करते हैं ना एक ऑर्बिटल के अंदर ये सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, इनकी डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल इनके डिफरेंट होते हैं, इनके अंदर जो इनकी मूवमेंट होती है, जो इनकी स्पिन होती है वो चेंज होती है। अब ये फॉर एग्जांपल अगर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक इंस्टेंस है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट ऐसे होगी, मतलब ये अपनी जगह पे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं और साथ साथ ये रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये रोटेट जो करते हैं, एक इस तरह से रोटेट करेगा, दूसरा इस तरह से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, मतलब जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके अंदर किस तरह की कंडीशन है और जब ओवरलैपिंग का प्रोसेस करते हैं तो उनमें किस तरह से चेंज आता है, यही बात हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओवरलैप्ड ऑर्बिटल जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स बिकम पेयर्ड, मतलब देखिए 2 एटम्स हैं जब एक दूसरे के करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन, मैं जस्ट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स में सेपरेट मौजूद हैं, बिफोर ओवरलैपिंग इनकी स्पिन सेम होती है, दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। जब ये क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जैसे ही ये करीब आएंगे ओवरलैपिंग का प्रोसेस करेंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर ये इस तरह से था तो दूसरे वाला अपनी डायरेक्शन को चेंज करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसकी भी रीज़न है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ओवरलैपिंग का प्रोसेस होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब ओवरलैप होते हैं, मतलब जो पेयर्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में इकट्ठे होते हैं, पेयर बनता है, एक ऑर्बिटल में इकट्ठे होते हैं, तो उनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है मूव करने की? बिकॉज दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स, वो अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर वो सेम स्पिन से मूव करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन की वजह से वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एक ऑर्बिटल के अंदर। तो जब इनकी जो स्पिन है वो डिफरेंट होगी, स्पिन डिफरेंट होने से क्या इनको बेनिफिट मिलेगा कि एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के अंदर जो इनकी रिपल्शन होती है वो कम से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि लार्जर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। अगर 2 एटम्स ने अपने अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितना एरिया ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना ओवरलैप्ड एरिया कम होगा उतना बॉन्ड वीक होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 एटम्स अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं
तो दोनों जितना पूरा उसको मर्ज कर दें एक दूसरे में तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। उसकी रीज़न देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको देख लेते हैं कि दो एटम है, कोई भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसका ऑर्बिटल ये इस एटम का ऑर्बिटल, अब इन्होंने इनका ओवरलैप्ड एरिया, ये वाला जो एरिया इनका एरिया है ये ओवरलैप्ड एरिया है, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा है, जब ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम इन दोनों एटम्स को इकट्ठा मर्ज कर दें, इसको जितना मर्जी इसके अंदर घुसेड़ दें, मतलब इनमें ओवरलैप्ड एरिया अगर ज़्यादा कर दें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक ख़ास लिमिट तक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे, अगर इनके दरमियान जो है जो दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है, अगर ये ज़्यादा कम होगा, ये वाला डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है, अगर न्यूक्लियस ज़्यादा क्रॉस होंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी। जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ख़ास डिस्टेंस होता है जहाँ तक ये आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें ओवरलैपिंग जो है कम है जिसकी वजह से बॉन्ड इसका वीक होगा, और इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी कंसेप्ट को अगर हम इस तरह से देखें इस फार्मूले की मदद से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और उतना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें अगर हम ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वैसे एस ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पे शो किया क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी शेप स्फेरिकल होती है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हमारे पास है यहाँ पे एस ऑर्बिटल, ये वाला एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल लाइक दैट, ये एस ऑर्बिटल है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल की शेप होती है, पी वालों की पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप। डंबल जो एक्सरसाइज करते हैं ना, ये डंबल जो वेट वगैरह होते हैं उसको एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसकी जो शेप होती है डंबल शेप होती है, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। अब देखें, ये तो फॉर एग्जांपल दो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स हैं, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर स्फेरिकल ना हो, अगर जो है पी ऑर्बिटल्स हो डंबल शेप में, ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप करते हैं? इनकी ऑर्बिटल वैसे दो तरह से होती है, पाई टू पाई, साइड बाय साइड भी होती है और हेड टू हेड भी होती है। हम आगे चल के बात करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ओवरलैपिंग देख लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल और यहाँ से ये दूसरा ऑर्बिटल आता है, इसके साथ ओवरलैप करता है। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, ये ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। अब इनके दरमियान ओवरलैपिंग इस तरह से, इसका हेड और इसका हेड आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब इसका ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम नाम देंगे ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और इस तरह से भी हो सकती है, किसी भी तरह से ओवरलैपिंग का प्रोसेस हो सकता है। ये पी ऑर्बिटल्स के दरमियान में है और ये एस ऑर्बिटल्स के दरमियान है ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, कहीं भी कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम वीपीटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं कि कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टू ऑर्बिटल्स, दो एटम्स के कोई से दो ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उनको क्या करना चाहिए? मस्ट ओवरलैप। लाजमी है डेफिनेटली, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन है कि वो ओवरलैप लाजमी करें। देखिए एक एटम इधर और एक इधर है, वो करीब नहीं आ रहे, जब उनके दरमियान अट्रैक्शन ही क्रिएट नहीं हो रही, वो आपस में अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा ही नहीं रहे, तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बॉन्ड के बनने के लिए लाजमी है, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कि उनके लिए लाजमी है कि दो एटम्स अपने ऑर्बिटल को लाजमी तौर पे ओवरलैप कराएं। जब वो ओवरलैप कराएंगे तब उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। सेकंड कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड, कि अगर हम डायरेक्शन, बॉन्ड की डायरेक्शन को चेक करना चाहें कि बॉन्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, कि किस तरफ बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड हमेशा उस तरफ बनता है जिस तरफ ओवरलैपिंग होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरफ से, तो बॉन्ड भी यही बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे था और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो रही है और ये बॉन्ड इसके साथ बनाना स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा बॉन्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है जिस तरफ ओवरलैपिंग का प्रोसेस हो रहा होता है।
अब हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स की टाइप्स हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स स्टडी किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये आपको आगे हम जहाँ भी स्टडी करेंगे इस बॉन्ड को, पहले भी हम स्टडी करते आ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी आप देखेंगे हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया, ये जो ओवरलैपिंग है ये वाली स्फेरिकल जो होते हैं ना, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ऐसा ऑर्बिटल है तो इसका कहीं भी देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देखें थ्री स्पेस में, 3 डायरेक्शनल स्पेस में इसको चेक करें डायमेंशनल में, कि ये एक्स एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है और ये वाला जी एक्सिस है। तो जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल तीनों एक्सिस पे पाया जाता है। एस एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है और जी एक्सिस पे भी पाया जाता है। लेकिन जब आप पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाला है फॉर एग्जांपल जी एक्सिस। अब जो पी होता है, पी के बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। पी एक्स ऐसा पी का ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पे होगा उसको पी एक्स कहा जाता है, और पी का वो ऑर्बिटल जो वाई एक्सिस पे होगा उसको पी वाई बोलते हैं, और पी का वो ऑर्बिटल जो सी एक्सिस पे होते हैं उसको पी जी कहा जाता है। देखें फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे एक ऑर्बिटल बनाते हैं, शेप इनकी डम्बल ही होती है तो डम्बल शेप ही रहेगी, इसको बोलेंगे पी एक्स। अब दूसरा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना देते हैं जो कि है वाई एक्सिस पे और इसका नाम होगा पी वाई, और तीसरा ऑर्बिटल जो कि जी एक्सिस पे है तो इसको जी एक्सिस पे ड्रॉ करना है आपने, तो इसको नाम दिया जाएगा पी जी। ठीक है, इस तरह से फिर इनके दरमियान ये आगे ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरह से इनके दरमियान डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अच्छा जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम बात कर रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेगा, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, या लीनियर ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड होता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड, या आप कह सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड जहां भी बनेगा वो हमेशा साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, एस का मैंने बताया, एस वाले ऑर्बिटल्स जहां भी ओवरलैप करेंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। लेकिन पी ऑर्बिटल्स जो हैं, पी के 3 ऑर्बिटल जो हमने अभी डिस्कस किए, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये इनके ऊपर कंडीशन होती है कि अगर ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो इनका जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखें, फॉर एग्जांपल पी के हमने कहा कि 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर हम देखें तो पी एक्स, पी वाई, पी जी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है, एक एटम का पी एक्स का ऑर्बिटल अगर दूसरे एटम के पी के किसी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, किससे ओवरलैप कर सकता है, ये कंडीशन है। देखिए, एक एटम का अगर पी एक्स ऑर्बिटल है ना, तो दूसरे एटम का अगर पी ऑर्बिटल है तो ये लाजमी तौर पे पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन का सेम होना लाजमी है। ये पी का ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पे है, दूसरे एटम के उस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जो कि एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, या हम कहें पी वाई के साथ ओवरलैप कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पी जी के साथ ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम, एक ऑर्बिटल यहाँ पे पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन बॉन्ड एक्सिस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में जो स्पेस होती है जहाँ पे ओवरलैपिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, उन 2 न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं कि ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। अब एक्सिस कौन सा है, ये दोनों सेम एक्सिस पे मौजूद है, ये वाला एक एक्सिस है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस जगह पे है। तो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में एक ही एक्सिस पे दोनों न्यूक्लियाई थे और उन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। तो सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी बनेगा, जिस तरह से भी बन जाए, जिस भी
ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो उनमें ये कंडीशन मस्ट होगी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। देखें फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, पी ऑर्बिटल्स हैं दोनों और वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। अब यहाँ पे देखें इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, अब ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये है ओवरलैप्ड एरिया। अब अगर हम इन दोनों न्यूक्लियस को चेक करें तो दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पे मौजूद है और इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अगर हम पी ऑर्बिटल्स को चेक करें तो पी ऑर्बिटल्स हमेशा जब भी ओवरलैप करेंगे साइड टू साइड या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो उन न्यूक्लियाई के जो एक्सेस होगा उसके ऊपर और नीचे ब्लो करेगी। देखिए फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करेगी, सॉरी। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कराया गया कि दो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अल्कीन में एक जो है दो कार्बन एटम के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा? साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं करते। अब इसमें पी ऑर्बिटल पहला बॉन्ड जब भी बनेगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान में पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, क्योंकि फर्स्ट ओवरलैपिंग हमेशा हेड टू हेड ही होती है। जो सेकंड बॉन्ड बनेगा या थर्ड बॉन्ड बनेगा वो आपके पास पाई बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है फर्स्ट ओवरलैपिंग से, अब ये सेकंड ओवरलैपिंग है। पी के अदर ऑर्बिटल थे, कोई भी हो सकते हैं, पी वाई की बात कर लें या पीजी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं। देखें ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। इनकी बेसिकली ओवरलैपिंग ऐसे होती है कि एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ऐसे अटैच हो जाते हैं। ये एक पी फॉर एग्जांपल ये दूसरा पी ऑर्बिटल। अब इनके न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद हैं, इनके सेंटर में ऐसे समझ लें कि ये न्यूक्लियस इन दोनों के इस जगह पे हैं और इनका एक्सिस ये बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ओवरलैपिंग इस जगह पे हो रही है और इधर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम देखें तो कैसे हम इसको चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है और यहाँ पे एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पे मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप्ड एरिया देखेंगे कि यहाँ पे ओवरलैप्ड एरिया और इसका ये ओवरलैप्ड एरिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे मौजूद है। तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे मौजूद होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं इनके डिफरेंस के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर दफ़ा पूछा जाता है, जिनमें 2 पॉइंट्स, तीसरी एग्जांपल आ गई। इसी के अंदर कुछ और पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की अगर आप बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के हिसाब से कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है हमेशा और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कम होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा और पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। अब ये पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके अगर आप इनर्टनेस चेक करें, इनर्टनेस का मतलब ये होता है कि कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या देर से करेगा, या जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको अगर आप इनर्टनेस के हिसाब से चेक करें तो जो इनर्ट होता है मतलब जो रिएक्शन में जल्दी हिस्सा कौन नहीं लेगा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से अटैच हो चुके हैं, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग से, क्योंकि एक दूसरे के अंदर मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं, इनको सेपरेट करना तोड़ना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। जब ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है साइड बाय साइड तो उसको तोड़ना और सेपरेट करना आसान होता है, जिसकी वजह से एनर्जी कम रिक्वायर होती है। तो अब यहाँ पे ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो दो एटम्स के दरमियान जो फर्स्ट बनने वाला हमेशा बॉन्ड होता है वो सिग्मा, और जो अदर बॉन्ड्स होते हैं सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड होता है उसको हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एग्जाम्पल्स में चंद एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फर्स्ट 3 एग्जाम्पल जिसमें H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, HF की फॉर्मेशन है एंड F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। ये 3 एग्जाम्पल्स हमें सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट देती हैं कि अगर दोनों s ऑर्बिटल आ जाए हेड टू हेड ओवरलैप करें तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा।
अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आ जाते हैं तो आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड फिर कैसे बनेगा। और तीसरी जो एग्जांपल है वो दोनों अगर p ऑर्बिटल्स आपस में आके ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। फर्स्ट 3 एग्जांपल्स ये हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन का बता रही है। अदर 2 एग्जांपल्स हैं जो हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन का बताती हैं। अदर 1 एग्जांपल आई थिंक है हमारी बुक में N2 फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल जो कि हमें पाई बॉन्ड का बताती है। और अदर एक और एग्जांपल है वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी एटम जिसको आप अकॉर्डिंग टू VBT स्टडी कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन से हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और उनमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जितने किसी एटम के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1s1। तो मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि पहला शेल है और पहले शेल का ऑर्बिटल जो कि s ऑर्बिटल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस s ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के s ऑर्बिटल जो है जो कि पहला शेल ही है उसमें s ऑर्बिटल होता है। तो ये दोनों आपस में करें, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों एटम्स ने अपने अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव करेंगे। अब ये वाला जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसको ओवरलैप्ड एरिया कहा जाता है और ये प्रोसेस हो रहा है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम H2 मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास H और H के दरमियान में ये बॉन्ड बन जाता है जिसको हम H2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको ऐसे क्यों शो कर रहे हैं, इसको सिंपल ऐसे किया गया कि इनका जो ओवरलैप्ड एरिया था ना, इनको अगर हम कलेक्टिवली ऐसे देखें ना, ऐसे तो ये में ऐसे नज़र आएगा, क्योंकि जो दरमियान वाली स्पेस थी उसको जो है जो ओवरलैप्ड एरिया जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था उसको ऐसे इग्नोर कर दिया गया, तो वो ऐसा होल जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमें ऐसे नज़र आता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे ज़्यादा है। इधर भी है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में है, न्यूक्लियाई के दरमियान में, जिसकी वजह से इसको क्या नाम देंगे, हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। इसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल है HF मॉलिक्यूल। अगर हम HF मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो HF मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन एटम जिसका ऑर्बिटल 1s जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, तो इसमें हमारे पास आता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px 2py 2pz। अब इसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है ऑर्बिटल्स के अंदर भी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जो s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, p वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी s से ज़्यादा होती है, और p के बाद आते हैं d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल की एनर्जी p से ज़्यादा। उसके बाद f सबशेल होता है, f सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी d वालों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक और बात याद रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें s और p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इस s और p को चेक करें, p के ऑर्बिटल्स मैंने अभी बताया था आपको कि p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। तो ये 3 ऑर्बिटल्स तीनों की एनर्जी सेम होती है। जितने भी ऑर्बिटल हैं p के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, जिसकी वजह से हम इसको इकट्ठा ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने इसको एक ही लाइन के अंदर तीनों को लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने सेपरेट पार्ट्स बनाए हैं इसके, लेकिन मैंने इनको देखें s और इस s के दरमियान में गैप, s और p वालों के दरमियान में गैप है, ये बेसिकली एनर्जी गैप है। हम इस तरह से शो करते हैं ताकि हमें एनर्जी के डिफरेंस का पता चले। अब मैंने p के तीनों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा एक ही लाइन में ड्रॉ किया है सेपरेट पार्ट्स में, तो इसका मतलब ये है कि तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम, p 2px 2py 2pz। हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ आपके सामने इसको, ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाए। F का जो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का वो 9 होता है। पहले शेल के अंदर, सब शेल में ऑर्बिटल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद अदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने फिल करने हैं, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन आपने तरतीब से फिल करने हैं। अगर उसके बाद जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में ऐड कर लेते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप फिर से इसको फिलिंग करना स्टार्ट कर दें, जहाँ तक पूरे हो जाएंगे वो आप उसको फिर कवर कर लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अब इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2, 4 और 3 जो है वो 7 हो गया हमारे पास। अब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये पेयर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इधर आके पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लास्ट वाला हमारे पास एक ऑर्बिटल था उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसमें आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने नजर आ रहे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, ये एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि है 2pc, दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके अलावा जो वैलेंस शेल होता है ना, जो आखिरी शेल हो, वो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वैलेंस शेल है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे लिखा 1 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जितने भी ये आपको ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, ये सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और सेकंड शेल के बाद आगे कोई शेल नहीं है, मतलब ये फ्लोरीन का वैलेंस शेल है और ये उसके ऑर्बिटल्स हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर जितने कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोन पेयर कहलाते हैं, और जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आगे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फ्लोरीन को लिखते हैं ना कि फ्लोरीन का जो एटम होता है, फ्लोरीन के एक एटम के अगर F लिखें तो हम लिखते हैं कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं और फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर से देख लें आप कि वैलेंस शेल कौन सा है, शेल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 2 है ये सारा एक ही शेल है, ये पूरा एक शेल है, ठीक है ना। अब इस शेल में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि 2pc है और जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसमें एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर, 2s 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये कंप्लीटली फील्ड है। 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये भी कंप्लीटली फील्ड है। और 2py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये भी कंप्लीटली फील्ड है। तो फ्लोरीन के लोन पेयर कितने आएंगे, 3 लोन पेयर्स, एक 2s का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर, 2px के 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड 2py के 2 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर शो होंगे। और हमारे पास 2pc जो कि हाफ फील्ड है, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा जो कि फ्लोरीन एटम बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल चेक करें इसका HF की फॉर्म में, तो हमारे पास ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल था 2pc का, इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 2pc में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s का और एक इलेक्ट्रॉन जो है 2pz का, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। देखिए कैसे होगा ये, हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस करना है। देखें फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास s का हाइड्रोजन एटम है जो कि जिसका ऑर्बिटल 1s है, इसका इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब ये जो ओवरलैप्ड एरिया है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयरिंग क्यों करते हैं, एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस किस लिए करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहे हैं, दोनों एटम्स को रिक्वायरमेंट है। इधर एक एटम फॉर एग्जांपल जैसे 2 ही एटम है, इधर से हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है और फ्लोरीन का ऑर्बिटल उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला F2, ये हमारे पास F2 का मॉलिक्यूल है। देखें ये सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर हम इसके इस एरिया को अगर कवर करें, जो इसको जो ओवरलैप्ड एरिया इसको ख़त्म कर देते हैं, हम ओवरऑल चेक करें तो हमारे पास ये शेप ऐसे बन जाएगी F2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है F2 सॉरी ये F2 नहीं बल्कि ये जो हमारे पास है HF की एग्जाम्पल हमने स्टडी की थी, तो HF का मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है F2 मॉलिक्यूल की। F2 मॉलिक्यूल में हमारे पास F और F 2 फ्लोरीन के एटम हैं। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है फ्लोरीन की, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, या आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है फ्लोरीन के एटम की, और आपने देखना है कि फ्लोरीन के अंदर कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और कितने उसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो सेम हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक ही है, तो दोनों फ्लोरीन के एटम्स आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों के ऑर्बिटल्स, एक फ्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिटल था 2pz, ये 2pz है, और ये 2pz दूसरे फ्लोरीन एटम का, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये ओवरलैप्ड एरिया कहलाता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कहाँ पे होगी, सेंटर में, इस जगह पे, ठीक है। ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इनकी जो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करें, दोनों न्यूक्लियाई एक्सिस पे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम। नेक्स्ट हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में सेम उसी तरह से जितनी भी एग्जांपल्स हम स्टडी कर रहे हैं, हर एक एग्जांपल के अंदर हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है कि हम हर एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं और उनके ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सेम उसी तरह से 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p के 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो आपने इन तीनों को इकट्ठा शो करना है। तो हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2px, 2py, 2pz, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं नाइट्रोजन के एक एटम के पास। तो एक नाइट्रोजन का एटम कितने एटम बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। अब इसमें देखें तो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स से। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे एक ऑर्बिटल में हो तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो अनपेयर्ड है, मतलब वो पेयर की फॉर्म में नहीं है, उसने पेयर आगे बनाना है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 3 हैं हमारे पास। जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा वो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, अदर जो बनते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। जो पहला इलेक्ट्रॉन, जो पहला ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रही है बात ना। अब यहाँ पे गौर से देखें कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2px, कि जो फर्स्ट ओवरलैपिंग कर रहा है वो 2px कर रहा है। लाजमी नहीं है कि 2px करेगा। देखें, एक एटम का 2pz ऑर्बिटल और इधर से दूसरे एटम का 2pz ऑर्बिटल, वो z एक्सिस पे आके फर्स्ट ओवरलैपिंग कर देते हैं हेड टू हेड। तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, चाहे वो 2px से बने या 2py से बने या 2pz से बने। फर्स्ट ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। लेकिन ज़्यादातर जो बॉन्ड्स हम स्टडी करते हैं तो हमेशा जो ओवरलैपिंग होती है तो एक्स एक्सिस वाले हमेशा जल्दी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिस तरह अटैचमेंट होती है उनकी। तो नॉर्मली जो है स्टडी किया जाता है जो पॉइंट, वो 2px को लिया जाता है। लेकिन ये कंडीशन नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि 2px ही ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी 2 ऑर्बिटल जो कि 2py और 2pz होते हैं तो उनसे पाई बॉन्ड बनते हैं, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो 2px हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 2px फर्स्ट ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अदर जो 2 ऑर्बिटल्स हैं 2py 2pz, ये इनकी ओवरलैपिंग बाद में होती है और ये पैरेलल या साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो 2 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक एटम के, दोनों एटम के 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब इनका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बुक्स में डिफरेंट फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। आपने स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस वजह से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, ये हम अभी ड्रॉ करने लगे हैं, गौर से देखना है आप लोगों ने। हमने कहा कि इसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन से हैं, p ऑर्बिटल्स हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। मतलब इस तरह से आपने हर एक ऑर्बिटल को शो करना है, ठीक है, हर एक ऑर्बिटल को। अगर आप सेंटर में एटम को शो करना चाह रहे हो तो इसके सेंटर में एटम आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सिस हर एक ऑर्बिटल आपने ड्रॉ करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, हम इसी तरह से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस डम्बल शेप आपने शो करनी है, ये एक ऑर्बिटल ये वाला मैंने इसको ऐसे शो कर दिया, ठीक है, सेंटर में मैंने एटम लगा दिया। तो ये एक ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा, 2px, ठीक है। और दूसरा ऑर्बिटल हम ड्रॉ करते हैं, इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं, 2py, ये हमारे पास है 2py। और थर्ड ऑर्बिटल जो कि 2pz है उसको हम z एक्सिस पे ही ड्रॉ करेंगे, ये 2pz, ठीक है, और इसका नाम है 2pz। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड z एक्सिस,
ठीक है। सेम इसी तरह से आपने ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस का, एक नाइट्रोजन का एटम, दूसरे नाइट्रोजन का एटम, ये एक्स एक्सिस, इसका नाम है 2px, और दूसरा ऑर्बिटल हमने ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे, ये इधर आ जाएगा वाई एक्सिस, इसका नाम है 2py, सॉरी 2py। थर्ड हमारे पास ऑर्बिटल है जी एक्सिस पे, ये जी एक्सिस पे ऑर्बिटल है और इसका नाम है 2pz, ठीक है ना। अब ये दोनों एटम्स क्लोज क्लोज होंगे और ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ओवरलैपिंग से हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, वो इनमें से कोई सा भी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अपनी जगह पे ऐसे तो फिक्स नहीं है ना, ये ऐसे मूव 3 डायमेंशन स्पेस में मूव कर रहे हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाता है कि ऐसे रोटेट करता हुआ इसका जी ऑर्बिटल फर्स्ट ओवरलैपिंग करता है अपने जी ऑर्बिटल के साथ। मैंने पहले आपको बताया था कि जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस होगा वो हमेशा पी एक्स के साथ करेगा, पी वाई के साथ, और पी जी के साथ। अगर इसका P2pz ऑर्बिटल इसके 2pz ऑर्बिटल के साथ पहले आके यहाँ से ओवरलैपिंग करता है तो 2pz के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में आप अपनी इस पॉइंट को आसानी से याद रखने के लिए कह सकते हैं कि 2px जैसे ये ओवरलैपिंग करते हैं, फर्स्ट ओवरलैपिंग के दरमियान में होगी। हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे शो करेंगे, जैसे एक नाइट्रोजन ये दूसरा नाइट्रोजन ये क्लोज हुए और इन्होंने ओवरलैपिंग स्टार्ट की। फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्बिटल और ये इसका ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये 2px और ये वाला भी 2px, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पूरे एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस एक्स एक्सिस 2px के अंदर, और इलेक्ट्रॉन 2pz के y के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप जो है कराया, तो जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड के फॉर्म में हो जाएंगे। अनपेयर्ड थे, अब यहाँ पे पेयर्ड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये फर्स्ट ओवरलैपिंग है और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। अदर बॉन्ड जो आगे नेक्स्ट बनने हैं इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले 2py की बात कर लेते हैं। तो 2py इसका 2py और इस नाइट्रोजन का 2py, ये भी 2py है और ये भी 2py। 2py हमेशा 2py के साथ ओवरलैप करेगा, और ये ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, साइड टू साइड। हम इसको ऐसे इकट्ठा नहीं अटैच कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों में ये जो है डिस्टेंस होता है, तो इस तरह से इनको शो किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे होता है, ये ऐसे होके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका p ऑर्बिटल 2py इसके 2py से सेम एक्सिस, ये भी y एक्सिस पे है, ये भी y एक्सिस पे आपस में ओवरलैप करके तो बॉन्ड बना देंगे, जो कि हमारे पास होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब थर्ड एक ऑर्बिटल रह गया जो कि है 2pz, एक नाइट्रोजन का 2pz ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इसको 2pz, और इसका भी 2pz ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और इनके ओवरलैपिंग को आप इस तरह से शो कर सकते हैं ऐसे करके, 2pz को 2pz के साथ, 2py को 2py के साथ, और 2px को 2px के साथ आपने अटैच करना है, और आप बस यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा जो कि 2pz से बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले दोनों एटम्स को सेपरेट ड्रॉ करेंगे, फिर उनके दरमियान आप ओवरलैपिंग शो करा के आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर पाई बॉन्ड को शो कराना चाहें तो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ तक बना लें तो भी ठीक है। अगर आप इसको आगे मज़ीद शो करना चाहें तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स, इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड्स और बन रहे हैं, इन बॉन्ड्स को आप शो कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2pz है, 2pz आपस में ओवरलैप कर रही हैं, और 2py को आप यहाँ पे शो करा दें, 2py, तो 2py से ओवरलैप करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे भी शो करा सकते हैं। तो नाइट्रोजन के दरमियान बेसिकली कितने बॉन्ड्स होते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इनमें से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा, कोई भी आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये सिग्मा बॉन्ड है, और अदर 2 बॉन्ड्स जो हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये एमसीक्यूज भी पेपर में अक्सर दफ़ा पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स होते हैं, या उनमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। या बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन का भी पूछा जाता है
कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ऐसा आ सकता है कि नाइट्रोजन के दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6। अगर पेयर की बात करें तो 3 पेयर्स यहाँ पे मौजूद। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है H2S मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें तो H2S मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू जिस तरह हम पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सेम इसी तरह से सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इसको मैंने यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स को शो नहीं किया क्योंकि हमने कहा था कि जो बाउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा तो बाउंड फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमेशा वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को ओपन करके लिखा है, बाकियों को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और 3s क्योंकि ये 3 जो है ये वैलेंस शेल है, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है ये ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के, इस वजह से मैंने इनको ओपन कर दिया। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3px, 3py, 3pc, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले फिल कर लेंगे, फिर बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 3px में जो है पेयर्ड की फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, अगर यहाँ पे आप गौर करें तो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ये 2 हैं, 2py एंड 2pz, ये हैं हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड आप कह सकते हैं इनको। और जो कम्प्लीटली फील्ड हैं या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के अंदर एक हमारे पास 3s है और 3px है। तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल में जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एज अ लॉन पेयर शो होते हैं, और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सल्फर का जो एटम है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, उसने 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं। और उसके पास लॉन पेयर्स कितने होंगे, वैलेंस शेल में 2 कंप्लीटली फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उसके पास 2 लॉन पेयर्स होंगे। जो हमारे पास H2S का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली नॉन लीनियर होता है। लीनियर ये स्ट्रक्चर जो है ये आगे ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, या आगे बॉन्ड एंगल का बताया गया जो कि 92 डिग्री है। ये सारी चीज़ें हमारे इस थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं करती इन चीज़ों को प्रॉपर। ये नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है टॉपिक, उसमें हम इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर में कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं पी के, जो कि एक फुली फील्ड है और 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, हम इस एस को यहाँ पे शो नहीं कर रहे क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, तो जैसे हम 3 ऑर्बिटल यहाँ पे शो करेंगे। इन तीनों में से एक लॉन पेयर का करैक्टर शो करेगा और 2 जो है बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस शो करेंगे। तो इसमें देखें फॉर एग्जांपल जिसको मैंने ब्लैक से शो किया इसको मैं नाम दे देता हूँ 2px कह देते हैं, जो कि फुली फील्ड है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल कोई भी आप किसी भी तरह से उनको नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है जो इस तरह स्ट्रेट होगा तो वो एक्स एक्सिस पे है तो बाकी सारे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, आप इनको किसी भी तरह से किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा आपने x उसको मेंशन किया है, किसको आप y कह रहे हैं और किसको आप z कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2px कहा और इसको मैंने कहा 2py, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया 2pz, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 2py, 2pz है, तो ये पूरा 2py है ये वाला, और ये वाला 2pz है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम आकर 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हैं तो एक हाइड्रोजन एटम आकर यहाँ पे ओवरलैप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, एक एटम आकर यहाँ पे ओवरलैप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब इसके हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास ये होता है 1s, तो ओवरलैप का नाम क्या होगा 2pz 1s, और इस ओवरलैप का नाम क्या होगा 2py इसका नाम था, और ये है 1s, 2py 1s ओवरलैप कहलाएगा, ठीक है। और ये ऑर्बिटल जिसको मैंने ब्लैक से शो किया है ये कंप्लीटली फील्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो हमारे पास जो शेप बनेगी सल्फर की वो ऐसे, सल्फर सेंटर में, बॉन्ड कहाँ पे, एक इधर और एक इधर बॉन्ड मौजूद है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो इस तरह से। और इनके दरमियान दोनों बॉन्ड्स के दरमियान का जो एंगल होता है सल्फर के अंदर वो होता है 92 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल है दोनों के दरमियान में ये वाला, ये है 92 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल में चेंज क्यों आता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आगे इसकी लिमिटेशन से, लिमिटेशन भी सेम यही चीज़ आ जाती है। लिमिटेशन में हमारे पास सबसे पहली लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो जिसकी वजह से हमें एक अदर थ्योरी की ज़रूरत पेश आती है, तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये थ्योरी किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती, इट कैन नॉट एक्सप्लेन या इट फेल्स टू एक्सप्लेन द
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है। जो एटम्स होती हैं वो दो तरह का बिहेवियर होता है, उनमें से या तो कुछ एटम्स हैं कुछ पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, कुछ होते हैं जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इनमें ये चीज़ें भी हम नेक्स्ट थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने फिलहाल इसको देख लेना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड मीथेन। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल हम कार्बन को अगर देखें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें क्या नज़र आता है इसका मैं बता देता हूँ आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हमारे पास है 1s2 2s2, यहाँ पे 2px 2py एंड 2pz, और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कर रहे हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 0, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है 2pz के अंदर एनर्जी गेन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गए 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड। इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड ही बनते हैं जहाँ पे भी वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन एक एटम 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें आप s px py pz, तो s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल किस तरह का होता है स्फेरिकल होता है, और उसका डायमीटर कम होता है, स्फेरिकल है इस तरह से, डायमीटर कम है उसका। ठीक है, डायमीटर। अगर आप p ऑर्बिटल को चेक करें तो p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, डंबल शेप होती है, और उसका डायमीटर अच्छा खासा है। ठीक है, मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बनाने ही है ना, तो 4 बॉन्ड जो बनाने हैं उनमें से उनके अंदर ऐसा होना चाहिए था ना, एक बॉन्ड ऐसा है s का, और 3 बॉन्ड्स किसके हैं p के। ठीक है, तो मतलब 3 बॉन्ड जो है उनका डायमीटर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ उनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब p ऑर्बिटल्स के जो 3 बॉन्ड्स बनने चाहिए उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और s ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या नजर आता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कि मीथेन से कार्बन से रिलेटेड होता है, जैसा कि मीथेन की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं उन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, चारों की लेंथ सेम है। हालांकि हमें तो यहाँ तो ऐसे नजर आ रहा है ना कि सल्फर जो है जो s ऑर्बिटल है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और बाकी 3 की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं वहाँ पर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमें शेप के अंदर चेंज नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं करती, हमें ये थ्योरी नहीं बता रही कि इसमें किस तरह से चेंज आया है, चारों और जो बॉन्ड लेंथ थी सेम कैसे हो गई, हमें यहाँ से कोई कंसेप्ट नहीं मिलता, ये भी इसकी लिमिटेशन में आता है। इस पॉइंट को नेक्स्ट थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे वो इसको एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से इसमें चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल इन H2O एंड NH3, और इसके अलावा जैसे H2S का प्रोसेस है जहाँ पे भी लोन पेयर आ जाते हैं वहाँ पे ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि इसमें बॉन्ड एंगल का जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आता है। ठीक है, अगर दोनों को चेक करें तो दोनों में आगे हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट थ्योरी के अंदर वहाँ पे डिटेल से देखेंगे, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है लेकिन ज्योमेट्री के अंदर चेंज आ जाता है ड्यू टू द लोन पेयर। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे जिनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। बाकी इसमें ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट जो हमने थ्योरी स्टडी करनी है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, ये MOT हम स्टडी करेंगे, वो पॉइंट्स आपके ये वाले पॉइंट्स वहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।